नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। पीएम मोदी बुधवार को गणेश पूजा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के घर क्या चले गए। हंगामा ही मच गया, बवाल मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ हो। भाई वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही तो हैं जिनके घर प्रधानमंत्री मोदी गए। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के घर पर प्रधानमंत्री पहुंच गए हो गणेश पूजा के लिए। अपने ही देश में है और वहां जाने से दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत इस बात को लेकर है कि पीएम मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर क्यों गए, या फिर दिक्कत इस बात की है कि गणेश पूजा के लिए वहां पर गए, पूरी मराठी वेशभूषा में वहां पर पूजा करने के लिए गए? क्या दिक्कत इस बात से है? आप देखिए प्रशांत भूषण सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। वो ट्वीट करते हैं, ये चौंकाने वाली बात है कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मोदी को निजी मुलाकात के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। इससे न्यायपालिका को बहुत बुरा संकेत मिलता है, जिसका काम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कार्यपालिका से कराना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसीलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दूरी होनी चाहिए। अब कोई पूछे प्रशांत भूषण से कि क्या हमेशा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में तू तू मैं ही होती रहनी चाहिए? क्या वो हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें? क्या उनको हमेशा यही चाहिए कि न्यायपालिका कार्यपालिका पर केंद्र सरकार को टारगेट ही करते रहे? क्या उनके बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोई मुलाकात भी नहीं हो सकती? और पीएम मोदी अगर उनके घर गए भी हैं, तो आपको क्यों लग रहा है कि आगे चलकर बड़े बड़े फैसलों पर इसका असर देखने को मिल सकता है? आपने एक मुलाकात में ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की प्रतिष्ठा पर, छवि पर, उनकी नैतिकता पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक मुलाकात में आपको लग रहा है कि पीएम मोदी उनको प्रभावित कर सकते हैं। और प्रशांत भूषण यहीं पर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने एक और ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में वो लिखते हैं, न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता। एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक हद तक दूरी बनाए रखनी चाहिए। उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए जो उनके उच्च पद और उस पद के प्रति सार्वजनिक सम्मान के लिए अशोभनीय हो। आचार संहिता का उल्लंघन, यानी कि सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ये मानते हैं कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने घर में पीएम मोदी को गणेश पूजा पर आने का न्योता देकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। जो न्यायाधीशों के लिए एक आचार संहिता होती है, उसका उल्लंघन हो गया है। और ऐसी चूक, ऐसा ब्लंडर उनको नहीं करना चाहिए था जो उनके पद के प्रति लोगों के बीच में कहीं ना कहीं ये आशंका पैदा कर दे कि उनकी जो सरकार है केंद्र की, उसके साथ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं। दरअसल वो ये कहना चाह रहे थे। अब आप सोचिए कि एक मुलाकात पीएम मोदी ने की उनके घर जाकर, ठीक है, वो उनके घर पर गए, गणेश पूजा है, सीजेआई को अधिकार है कि वो अपने दफ्तर से बाहर निकलने के बाद अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी को भी अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं। और उन्होंने तो इस मुलाकात को छिपाने की कोशिश नहीं की, पीएम मोदी ने भी छिपाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद वीडियो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया। और फिर आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट की एक और सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ बोला। उन्होंने भी बाकायदा ट्वीट किया, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन को लेकर समझौता कर लिया है। सीजेआई की स्वतंत्रता में सारा विश्वास खो दिया है। बार एसोसिएशन को सीजेआई की कार्यपालिका से स्वतंत्रता के इस सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित समझौते की निंदा करनी चाहिए। वो प्रशांत भूषण से 4 कदम आगे निकल रही हैं। उनको लग रहा है कि इस मुलाकात में जो न्यायपालिका के पास शक्तियां हैं कार्यपालिका को कटघरे में खड़ा करने के लिए, उन शक्तियों के साथ समझौता कर लिया है डीवाई चंद्रचूड़ ने। और सारा विश्वास उन्होंने एक मुलाकात में ही खो दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि बार काउंसिल जो है उसको सीजेआई की कार्यपालिका से स्वतंत्रता के इस सार्वजनिक
प्रदर्शन पर जो समझौता उन्होंने किया है उसकी निंदा करनी चाहिए। और फिर इस पूरे घटनाक्रम में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी शामिल हो गए। उनका कहना था कि वो इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देखकर बड़े हैरान थे। उनको ये लग रहा था कि ये अगर व्यक्तिगत मुलाकात थी तो इसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। यानी कि उनके हिसाब से इन तस्वीरों को पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए था। यानी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि इस मुलाकात को छिपा लेना चाहिए था, इसके बारे में तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर इसका बखान नहीं होना चाहिए था। अब कपिल सिब्बल हैं तो पूर्व कांग्रेसी, शायद किस तरीके से इस मुलाकात को छिपाना चाहिए था ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। और कांग्रेस का तो चलन रहा है, ये राजनेता है संजय राउत, इनको तो दिक्कत होनी लाजमी थी। ये तो हर मुद्दे पर हमेशा कुछ ना कुछ बोलने में यकीन रखते हैं। तो उन्होंने भी इस वीडियो को, जो पीएम मोदी का वीडियो है सीजेआई के घर का, उसको रीट्वीट करते हुए लिखा, संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से। मतलब संविधान खतरे में पड़ गया है, क्योंकि संविधान को बचाने की जिम्मेदारी जिन सीजेआई पर है वो ही घर के चिराग है और उन्होंने ही संविधान को आग लगा दी। वो लिखते हैं ईवीएम को क्लीन चिट दे दी उन्होंने, एक लिस्ट तैयार करके ले आए हैं संजय राउत, ईवीएम को क्लीन चिट दे दी। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार के सुनवाई पर 3 साल से तारीख पे तारीख। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सुओ मोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का कहीं जिक्र नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बेल पर तारीख। ये सब क्यों हो रहा है, ये सवाल संजय राउत पूछ रहे हैं। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, भारत माता की जय। बाकियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये पूरी की पूरी लिस्ट देखिए, किस तरह से बायस्ड होकर सुप्रीम कोर्ट काम कर रहा है। सीधे सीधे उन्होंने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर आरोप लगा दिया है, और आरोप लगाने वाला कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा नहीं है, राज्यसभा का सांसद है, पिछले कई सालों से वो राज्यसभा के सांसद है। क्या इस तरह का गैर जिम्मेदाराना ट्वीट या बयान संजय राउत दे सकते हैं सिर्फ इसलिए कि पीएम मोदी उनके घर पर गणेश पूजा करने के लिए चले गए? उनको तो खतरा इस बात का सता रहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पीएम मोदी मराठी वेशभूषा में सीजेआई के घर पहुंचे। और गणेश पूजा हम सबको पता है कि महाराष्ट्र में किस तरह से मनाई जाती है। तो उनको तो डर लग रहा है कि मराठी वेशभूषा में पीएम मोदी को देखकर क्या पता महाराष्ट्र के वोटर के मन पर असर पड़ जाए और वो बीजेपी की तरफ चले जाएं। संजय राउत ये सोचकर चल रहे हैं। उद्धव ठाकरे के मन में भी यही शंका है। पहले बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के रखवाले माने जाते थे, लेकिन आज की तारीख में उनका हिंदुत्व से कोई लेना देना ही नहीं है। आज की तारीख में उन्हें सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक चाहिए। आप देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर जो संशोधित बिल पेश किया गया था संसद में, उसमें उद्धव ठाकरे गुट के जो सांसद थे वो वॉकआउट कर गए थे। उसके बाद मातोश्री के बाहर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किस तरह से नारेबाजी की। वो मातोश्री जहां पर हनुमान चालीसा तक नहीं पढ़ पाई थी नवनीत राणा, उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर पहुंच भी गए, उनको नारेबाजी भी करने दी गई। तो उद्धव ठाकरे का कायदे से अब हिंदुत्व वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं है। अब वो हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं, अब वो सूडो सेकुलर जमात का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन फिर विधानसभा चुनाव तो सिर पर है और वो किसी तरह से प्रभावित ना हो जाए, बीजेपी की तरफ वोट बैंक ना चला जाए, इसका डर उनको सता रहा है। इसीलिए बाकायदा ये पूरी लिस्ट देकर संजय राउत ने रोना रोया। अब कोई पूछे कपिल सिब्बल से कि 2009 में एक इफ्तार पार्टी में उस वक्त के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुलाकात उस वक्त के सीजेआई बालाकृष्णन से हुई थी एक इफ्तार पार्टी के दौरान, और उसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई थी। वो भी तो एक प्राइवेट फंक्शन था, कोई सार्वजनिक फंक्शन तो नहीं था कि वहां पर आम जनता भी मौजूद थी। इफ्तार की पार्टी थी, उसमें भी दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। तो क्या उस वक्त भी ऐसा हो हल्ला मचा था? कोई अनहोनी तो नहीं हुई है कि पीएम मोदी ने डीवाई चंद्रचूड़ के साथ मुलाकात करके कोई गुनाह कर दिया? बस फर्क इतना है कि इफ्तार पार्टियों में 10 साल पहले प्रधानमंत्री उस वक्त के सीजेआई से मुलाकात कर लेते थे, लेकिन अब आज के माहौल में देश के प्रधानमंत्री सीजेआई के घर जाकर
गणेश पूजा भी नहीं कर सकते। ये जो इफ्तारी गैंग है, दरअसल उनको मिर्ची इस बात से लगी हुई है कि पीएम मोदी ने गणेश पूजा कैसे कर ली डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाकर। ऐसे में तो ये भी पता चल गया पूरी दुनिया को कि डीवाई चंद्रचूड़ भी हिंदू हैं, वो भी अपने घर पर गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं और वहां पर जाकर पीएम मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वो जो तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहा है उससे पूरे इफ्तारी गैंग को आग लगी हुई है। दिक्कत ये नहीं है कि पीएम मोदी घर पर गए डीवाई चंद्रचूड़ के, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि उनके घर जाकर गणेश पूजा की। अगर प्रधानमंत्री सीजीआई के साथ इफ्तार पार्टी में नजर आते तो इस गैंग को कोई परेशानी नहीं होती। ये जो इकोसिस्टम है इसलिए छाती पीट रहा है, इसलिए शोर मचा रहा है, पूरे सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है कि पीएम मोदी सीजीआई के घर क्यों गए। बस तरीके अलग अलग है, कोई इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता रहा है, कुछ को लग रहा है कि ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक दायरा बना रहना चाहिए था, दोनों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए थी क्योंकि गलत मैसेज चला जाएगा। गलत मैसेज कहीं नहीं जाएगा। यही वो लोग हैं जो इस तरह से सोशल मीडिया पर शोर मचाकर ट्वीट करके लोगों के मन में शक पैदा कर रहे हैं। आम जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीएम मोदी सीजीआई के घर पर गए गणेश पूजा करने के लिए, लेकिन इनको फर्क पड़ता है। ये इस मामले को घुमा फिराकर इस तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आगे चलकर बहुत सारे ऐसे फैसले हो सकते हैं जिनको कि पीएम मोदी या मोदी सरकार प्रभावित कर सकती है, क्योंकि दोनों अलग से मिल रहे हैं। मुद्दा ये है, मिर्ची इसलिए लगी हुई है। और फिर राजनीति के बड़े बड़े आका क्या ये बताएंगे कि डीवाई चंद्रचूड़ को प्रभावित करने के लिए क्या पीएम मोदी को उनके घर जाने की जरूरत है? क्या किसी और तरीके से प्रभावित नहीं किया जा सकता है? आपको याद होगा वो सोशल वर्कर हैं गुजरात से, तीस्ता सीतलवाड़, जिनके ऊपर 2002 के गुजरात दंगों के बाद पीएम मोदी को फंसाने के लिए तमाम तरह के प्रोपेगेंडे करने का आरोप है, झूठे सबूत तैयार करने का आरोप है। उनको गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले में सरेंडर करने को कहा था। शनिवार का दिन था, शनिवार के दिन 3-3 बेंच बैठे थे सुप्रीम कोर्ट में। रात 9:30 बजे उनको जमानत दी गई थी। तब तो ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस किसी कार्यक्रम में गए हुए थे और वहां पर उनको बार बार फोन आ रहा था और उन्होंने वहीं से फोन करके 3 बार बेंच बनाए और किसी पार्टी की मुखिया ने उनको बार बार फोन किया ताकि तीस्ता सीतलवाड़ को तुरंत जमानत मिल जाए, उनको सरेंडर ना करना पड़े। क्योंकि अगर तीस्ता सीतलवाड़ शनिवार के दिन गिरफ्तार हो जाती तो रविवार के दिन भी उनको जेल में रहना पड़ता, पुलिस लॉकअप में रहना पड़ता। कहा तो ये जाता है कि देश की एक बहुत पुरानी पार्टी है, उसकी पूर्व मुखिया ने फोन किया था, जिसके बाद 3-3 बेंच का गठन किया गया। अब ये आरोप तो लगते हैं और ये आरोप इसलिए भी लगते हैं क्योंकि शनिवार के दिन 3-3 बेंच का गठन किया गया था, जो अपने आप में चौंकाने वाला था। और पहली बेंच ने जब सुनवाई की थी तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत की, तो जज महोदय ने खुद कहा था कि अगर इस मामले की सुनवाई सोमवार को हो जाती है तो क्या पहाड़ टूट जाएगा। यानी कि वो चाहते थे कि इस मामले पर आराम से सुनवाई सोमवार को हो। लेकिन जिस पार्टी की पूर्व मुखिया की मैं बात कर रही हूं, वो नहीं चाहती थी कि उनकी कोर टीम में रही तीस्ता सीतलवाड़ को लॉकअप में, पुलिस लॉकअप में एक भी रात गुजारनी पड़े। इसलिए पूरा ताना बाना बुना गया और फोन पर सब कुछ मैनेज किया गया, ये कहा जाता है। तो जो लोग पीएम मोदी के डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर जाने पर सवाल उठा रहे हैं, क्या उनको इतना समझ में नहीं आता है कि अगर पीएम मोदी को डीवाई चंद्रचूड़ को प्रभावित ही करना होगा तो उनके घर जाने की जरूरत क्या है? ये काम तो किसी भी तरीके से किया जा सकता है। और अगर ये करना ही था पीएम मोदी को, तो उनको खुद अपना वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने की क्या जरूरत थी? वो आराम से चुपचाप उनके घर जाते, गणेश पूजा में हिस्सा लेते और अपने घर वापस आ जाते, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर वो खुद अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि उन्होंने बुधवार को गणेश पूजा की डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर, तो फिर दिक्कत क्या है? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने मुलाकात छिपाई हो। मुलाकातें छिपाने की परंपरा तो कांग्रेस पार्टी में है। इधर डोकलाम में
भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा दिल्ली में चीन के राजदूत के घर पर पार्टी कर रहे थे। आपको याद होगा रणदीप सुरजेवाला ने सिरे से नकार दिया था, कोई मुलाकात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है, प्रोपेगेंडा कर रही है बीजेपी। जब ये मामला सामने आया था उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद चीन के राजदूत ने ही सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर दी थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि राहुल गांधी वहां पर थे, प्रियंका वाड्रा वहां पर थी और जीजाजी भी वहां पर थे। तब रणदीप सुरजेवाला के मुंह पर ताला लग गया, तब उनसे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। तो सवाल तो वहां पर उठे थे कि उस मुलाकात को छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही थी। पीएम मोदी ने तो इस मुलाकात को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। कांग्रेस पार्टी तो आज तक ये भी नहीं बता पाई कि 2008 में राहुल गांधी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में कौन सा एमओयू साइन किया गया था। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं, पीछे सोनिया गांधी खड़ी हैं, मनमोहन सिंह खड़े हैं जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री थे, राहुल गांधी कुर्सी पर बैठकर दस्तखत कर रहे हैं। आज तक कांग्रेस ये नहीं बता पाई है कि उस मुलाकात में क्या हुआ था, एमओयू में क्या कुछ था और राहुल गांधी किस कैपेसिटी में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू पर दस्तखत कर रहे थे। छिपाने की बीमारी तो कांग्रेस पार्टी को है। अभी तक कांग्रेस पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि राहुल ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान इल्हान उमर से मुलाकात क्यों की। कौन सी लॉ मेकर है जिनसे मुलाकात करना बड़ा जरूरी था? क्या राहुल गांधी को नहीं पता कि उनका स्टैंड एंटी इंडिया है? कांग्रेस पार्टी ये सफाई दे रही है ना कि 7-8 लॉ मेकर्स के साथ राहुल गांधी की मुलाकात हो गई, वहां पर इल्हान उमर भी मौजूद थी। ऐसी मुलाकातों में क्या पहले से नहीं पता होता है कि वहां कौन कौन आने वाला है? राहुल गांधी तो अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। और यही नहीं, बांग्लादेश के एजेंडाधारी पत्रकार, इनसे भी राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे के दौरान मुलाकात की। क्या समझा जाए इन मुलाकातों का? कोई सफाई राहुल गांधी की तरफ से अभी तक नहीं आई है। सेल्फी तक ली गई है इनके साथ। और इन मुलाकातों पर अगर सफाई नहीं आ रही है तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आप ऐसे ही थोड़े अमेरिका दौरे पर चले जाएंगे 3 दिन के लिए और किसी से भी मुलाकात कर लेंगे बिना किसी प्रॉपर कार्यक्रम के, बिना किसी प्रॉपर एजेंडे के। आप किसी से मुलाकात कर ही नहीं सकते क्योंकि वैसे भी आपके पास समय बहुत कम है। गिने चुने लोगों से ही आप मुलाकात करेंगे और बिना किसी एजेंडे की मुलाकातें नहीं हुई है। तो कांग्रेस बताए ना कि वो इन मुलाकातों को छिपा क्यों रही है और पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो है वो पीएम मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। वो इससे क्यों मिले, उससे क्यों नहीं मिले, इसको प्रभावित कर रहे हैं, उसको प्रभावित कर रहे हैं। जब देश का सुप्रीम कोर्ट इस लेफ्ट लिबरल जमात के मुताबिक फैसला सुनाता है तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करते हैं, सत्यमेव जयते लिखते हैं, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो। तब सीजीआई की तारीफ करते नहीं थकते। तब अरविंद केजरीवाल को भी सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ में भगवान नजर आता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों में भगवान नजर आते हैं। लेकिन जब फैसले इनके मुताबिक नहीं आते हैं तो संजय राउत जैसे लोग एक लंबी चौड़ी फेरिस्त लेकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को टारगेट करते हैं। और अब कल माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के मामले में जमानत याचिका पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था उस पर फैसला आ जाएगा। अब अगर वो फैसला अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आया तब तो सत्यमेव जयते है, हर तरफ बल्ले बल्ले हो रही होगी सुप्रीम कोर्ट की। और अगर वो फैसला उनके पक्ष में नहीं आया तो यही पूरी की पूरी लेफ्ट लिबरल जमात, ये सारे के सारे सेकुलर एक साथ हमला बोलेंगे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर और कहेंगे कि देखिए वो जो 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी गणेश पूजा के दौरान, उस मुलाकात में ये सेटिंग हो गई थी कि किसी ना किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में बंद करके रखा जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी। ये कहानी पूरी की पूरी तैयार हो चुकी है। तो पीएम मोदी का सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर जाना कोई गलत संदेश नहीं है, लेकिन इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है पूरे के पूरे लेफ्ट लिबरल जमात के इकोसिस्टम की तरफ से। अब कल का इंतजार कीजिए, शुक्रवार को केजरीवाल के मामले में क्या फैसला आता है। फैसला आने के साथ ही आप देखिएगा अगर फैसला नेगेटिव रहा तो किस तरीके से ये पूरा इकोसिस्टम एक नया प्रोपेगेंडा लेकर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के खिलाफ भी मोर्चा खोलेगा और पीएम मोदी के खिलाफ भी मोर्चा खोलेगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर पीएम मोदी
गणेश पूजा की बजाय किसी इफ्तार पार्टी में गए होते तो इफ्तारी गैंग जो इस वक्त पीएम मोदी को टारगेट कर रहा है वो कभी टारगेट नहीं करता बल्कि खुश होता, क्योंकि 2014 से पहले भी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इफ्तार पार्टियां करते थे, हर कोई उन पार्टियों में आता था। तब वो एक पर्टिकुलर जमात को खुश करने के लिए की जाती थी, लेकिन यहां पर तो गणेश पूजा को देखकर हिंदू खुश हो रहे हैं, इसलिए गलत संदेश जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।